चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, और हम लोग जो है टेस्ट 8 करने वाले हैं। टेस्ट 8 का जो है सॉल्यूशन करेंगे, टेस्ट 8 जो कि 1 to 5 के लिए। और ये आप सभी लोग देख सकते हैं 9 to 10 11 12, चूंकि जीके जी सबको वही चीज पढ़ना है। केवल ये है कि जैसे हिस्ट्री तो लगभग लोग को पढ़ना ही है, तो इसीलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पढ़ के रखे, क्योंकि 40 क्वेश्चन में क्या पूछेगा शुरुआत का ये कहना मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ कि सभी जो भी वीडियो है कंटेंट में सारा देख लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिकता के आधार पर बिहार विभाजन का मुद्दा उठाया था? तो मुस्लिम लीग ने। किसने उठाया था? तो आप लोग भी आंसर देते रहिए, आप लोग को भी अगर पता होगा तो आंसर जरूर देते रहिए। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जिनको पता है वो आंसर जरूर देते रहिए। ठीक है, आंसर देते रहिए। तो 39 का क्या हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिकता के आधार पर जो बिहार विभाजन का मुद्दा उठाया था? तो वो था आपका मुस्लिम लीग। ठीक है, उसके बाद है मार्च 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा में कांग्रेस ने कितने सीट पर विजय प्राप्त किया था? जब 1946 में चुनाव हुआ था बिहार में विधानसभा का, तो कांग्रेस ने 98 सीट को जीता था। कितना सीट जीता था? तो डायरेक्ट याद रखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कब 1946 में जो है, कब 1946 में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था? तो 30 मार्च 1946 को। कब लिया था? तो 30 मार्च 1946 को जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने यहाँ पर शपथ लिया था। ठीक है, तो ये बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिल रहा है, और बिहार में भी आपके किसका? तो पॉलिटी सेक्शन का है। ठीक है, बिहार में भी आपका क्या है? पॉलिटी सेक्शन। भारतीय संविधान सभा से, भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य? ये बिहार से होगा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में, ठीक है, बिहार से कितने सदस्य चुने गए थे? ये होना चाहिए था। बिहार से टोटल उस समय, क्योंकि उस समय जनसंख्या के आधार पर चुना गया था, और आपको पता होगा कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के योजना के अनुसार, तो उसमें उस समय 39 सदस्य जो है यहाँ से चुने गए थे। कहां से? तो बिहार से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। बिहार से कितने संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 39। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब का सहयोग किया था? हमने बिहार स्पेशल में भी बताया था, जब कानपुर में युद्ध हो रहा था। कानपुर में जो है, कानपुर युद्ध में जो है, थोड़ा बहुत अगर टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा। ठीक है, तो कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब तात्या टोपे उनका जो सेनापति था, ये सब जो है कानपुर में ही, क्योंकि इनका पेंशन बंद कर दिया गया था, ये मराठा के ही पेशवा में से आते थे। ठीक है, तो पेंशन बंद हो जाने के कारण इन्होंने युद्ध किया था अंग्रेजों के साथ। तो नाना साहेब, और इन्हीं का सेनापति था तात्या टोपे। ठीक है, जिसको कि आगे चल करके जो है धोखा से मारा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कानपुर युद्ध में जो है कुंवर सिंह ने जो है तात्या टोपे को मदद किया था। अगर आपने पूरे अच्छे से नहीं पढ़ा है तो जाकर के देख लीजिए। कुंवर सिंह कब आजमगढ़ पर चढ़ाई किया था? तो पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि कुंवर सिंह ने कब आपका जो है चढ़ाई किया था। ठीक है, तो 26 मार्च 1858 को, 26 मार्च 1858 को, ये याद रखिएगा, 26 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पे चढ़ाई किया था। ठीक है, जब कानपुर से लौटे थे तब। औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना कब हुई? तो हमने आपको बताया था 1765 ईस्वी में। ये सब सारे क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक है, जो हमने पिछले क्लास में भी करवाया था आपको। बिहार में औपनिवेशिक कंपनी की सरकार द्वैध शासन कब से कब तक रहा? तो हमने बताया था आपको, ये सब क्वेश्चन आपको हमने करवाया था। क्योंकि औपनिवेशिक शासन की स्थापना जो हुई कंपनी शासन का, वो 1765 में हुआ। कब? तो आपको बताया था इलाहाबाद की संधि के बाद। क्योंकि उससे पहले जो है आपका 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। फिर आगे चल करके जो तीन जो होते हैं, दिल्ली के शाह आलम द्वितीय, दिल्ली के नवाब, और फिर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, और जो है मीर कासिम, तीनों मिलकर के लड़ता है बक्सर का युद्ध। और उसमें जो है तीनों की सम्मिलित सेना हारती है, और फिर यहाँ पे इलाहाबाद की संधि होती है। उसके बाद जो औपनिवेशिक कंपनी शासन की शुरुआत हुई थी। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो हमने पिछले ही क्लास में बताया था, अकबर था। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन टेस्ट में भी दिए गए हैं। जैसे मुगल सूबा प्रांत के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार किसको बनाया गया था? बताइए। दाऊद खां, जमाल खां, तो आपको हमने बताया था। तो किसको बनाया गया था? मुजफ्फर खां तुर्बती को। किसको बनाया गया था? तो मुजफ्फर खां तुर्बती को। ठीक है, दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्म उपदेश दिया था। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। कब? तो 258 ईस्वी पूर्व में। बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा गया है? तो
जब से उन्होंने उपदेश दिया था वही घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। जो आप देखते होंगे जो चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जो आपके झंडा में भी है, वो धर्म चक्र परिवर्तन का सूचक है। जब उन्होंने अपने 5 जो साथी थे, शिष्य थे, उनको जब ज्ञान दिया तभी से इनका धर्म चक्र परिवर्तन शुरुआत होता है। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों के विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? किस बौद्ध ग्रंथ में जो है बिहार का जो उस समय जो गणराज्य है उसकी चर्चा की गई है, किस बौद्ध ग्रंथ में? तो यह आप याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय। बिहार का जो भी महाजनपद है उस समय के गणराज्य हैं उसके बारे में चर्चा जो है अंगुत्तर निकाय में किया गया है, जैसे मगध है, फिर अंग है। ठीक है, ये सब के बारे में। बौद्ध कालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नियुक्त यानी 1,20,000 प्रजाजनों के साथ राजगिरी के लिट्ठवन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। ठीक है, इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है कि कब बिंबिसार ने जो है अपने जो भी प्रजाजन है उसके साथ आकर के, और आगे चल करके वेणुवन भी उनको दान में दिया था यहीं पे। ठीक है, वेणुवन आज भी आप देखिएगा, राजगीर जाइएगा तो जापानी जो मंदिर है वहां पे बौद्ध का, उसके बगल में आपका वेणुवन है, तो उसको दान भी दिया था बिंबिसार ने। और ये किस ग्रंथ में इस बात की चर्चा की गई है? तो इस बात की चर्चा जो है विनय पिटक। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का नियम का जो संकलन किया गया है, जो भी बौद्ध धर्म के नियम है किस तरीका से है, तो उसका भी इसमें विनय पिटक में 3 त्रिपिटक है, बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में आपका सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग को पता है। आप लोग को हमने अच्छे से बौद्ध धर्म जब बताया था, आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म का बहुत ही डीपली अच्छे से ढंग से हमने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए ये बिहार के करेंट अफेयर्स से है। बिहार के अभी महाधिवक्ता, कोई भी राज्य का जिस प्रकार से केंद्र का क्या होता है आपका महान्यायवादी, उसी प्रकार से सरकार का वकील कौन होता है राज्य स्तर पे? महाधिवक्ता होते हैं। सरकार का वकील कौन होते हैं? महाधिवक्ता होते हैं। तो पी के शाही, जिनका नाम पूरा नाम है प्रशांत कुमार शाही, इनको जो है महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन बने हैं? तो प्रशांत कुमार शाही या पी के शाही भी रह सकता है। ठीक है, बिहार बजट 23-24 के तहत कितने जिलों में ITI संस्थान खोले जाएंगे? ITI संस्थान खोले जाएंगे, तो अभी नए मतलब खोले जाएंगे। ऐसे तो हर एक राज्य हर एक जिला में है ही, लेकिन और भी एक्स्ट्रा खोले जाएंगे। तो ये आपके 5 जो जिले हैं वहां पे और भी आपके ITI 23-24 के बजट के अनुसार और भी खोले जाएंगे। ठीक है, तो बजट जरूर आप लोग अच्छे से बिहार बजट देख के जाइएगा। ठीक है, बिहार के किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है? वो किस यूनिवर्सिटी की जो है, ठीक है, प्रोफेसर हैं, उनका नाम है डॉक्टर रोहिणी। तो वो हैं आपके पटना यूनिवर्सिटी की। कहाँ की हैं? तो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ठीक है, उनका नाम है डॉक्टर रोहिणी, जिसको कि मिसेज बिहार 2023 का खिताब मिला है। ठीक है, बिहार के अब देखिए बिहार के करेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा? ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चूंकि भगवान बुद्ध की क्या है, ये सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। तो कहां पे बनाया जाएगा? तो आपको पता ही है, एक ही जगह है जहां पे बनाया जा सकता है। तो यहां पे आपका है नवादा। कहां पे बनाया जा रहा है? तो नवादा के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। ठीक है, जूनियर तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के केसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है? जो कि तमिलनाडु में आयोजित हुआ था फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स। ठीक है, 400 मीटर का दौड़ हुआ था, उसमें जो है किसको यहाँ पे दिया गया है? तो कहाँ के हैं ये केसर कुमार? तो गया के हैं। इनको आपको दिया गया है कहाँ पे? तो तमिलनाडु में आयोजित किया गया था 400 मीटर का प्रतिस्पर्धा वाला गेम। ठीक है, बिहार के किस जिले में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनाया गया है? तो ये आपका बोध गया। कहाँ पे बनाया गया है? तो बोध गया में। ठीक है, ये याद रखिएगा, बोध गया में। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग जो है सर्वेक्षण शुरुआत हुआ? यानी जो अभी बिहार में हुआ था लेकिन इसको जो है रोक लगा दी गई, लेकिन अब की कौन सा राज्य जो है ये काम कर रहा है? तो ऑप्शन देखिए, असम, झारखंड, ओडिशा। तो ये काम अब ओडिशा करवा रहा है। कौन करवा रहा है? तो ओडिशा भी जो है अपने यहाँ पे जो है पिछड़े वर्ग की जो आबादी है उसकी
जो है जनगणना करवाने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार सरकार ने किस जिले में एम्स के निर्माण, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दरभंगा में एम्स बन रहा है और उसके लिए 150 एकड़ भूमि को जो है मंजूरी दे दी गई है। ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो दरभंगा में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल रहेगी आप लोग के एग्जाम में। बिहार के किस व्यक्ति को जो है प्रतिष्ठित आरडीपी अवार्ड दिया गया है? आरडीपी अवार्ड किसको दिया गया है? बिहार के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, तो प्रदीप जैन। ठीक है, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। बिहार के किस जिले की बेटी टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल, ठीक है, मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर अप रही? तो ये हैं कहाँ की, तो अररिया की हैं। क्या नाम है इनका? टीना झा। कहाँ की हैं? अररिया की हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है, जो कि शुद्ध जल? तो ये आपको समस्तीपुर को, इसीलिए ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है न्यूज, क्योंकि इसको देश भर में जो है प्रथम स्थान मिला है जिले के रूप में। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा जिला है, तो समस्तीपुर। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति, ठीक है, के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये तो वहां के अभी प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है, ये भी याद रखिएगा, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं अभी वर्तमान में। तो उपराष्ट्रपति कौन है जो कि अभी शपथ लिए हैं? तो उनका नाम है राम सहाय प्रसाद यादव, जो कि तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? ठीक है, तो कौन सा बैंक बना है? तो इस बैंक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कौन सा है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर, ये पूछ सकता है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने जो कि गवर्नर ऑफ द ईयर, तो ये आपका आरबीआई के गवर्नर हैं, क्या नाम है उनका? शक्तिकांत दास। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट रहा है, कई बार पूछ चुका है कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो अभी याद रखिएगा, अभी हैं आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर जो बिंदु कहलाता है उसको उत्केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्केंद्र कहते हैं। ठीक है, और जहां से स्टार्ट होता है उसको मूल केंद्र कहा जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा शहर, अब देखिए ज्योग्राफी के ये सब सारे क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, तो आपको पता होगा नील नदी जो है मिस्र की सबसे लंबी नदी है, नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, तो दो नदी मिलकर के, एक श्वेत नदी है एक नील नदी है, दोनों मिलकर के नील ही बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा शहर जो है, ये देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का है, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, तो खार्तूम जो है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, खार्तूम। ठीक है, खार्तूम याद रखिएगा। मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो मेकांग डेल्टा जो है ये आपका मेकांग जो है वियतनाम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो वियतनाम में आपका मेकांग डेल्टा स्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो उसको अभिनव तारा के रूप में भी जाना जाता है। अभिनव तारा को ही विस्फोटी तारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कौन सा तारा है, तो अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन कहलाता है? तो अभिनव तारा जो है वो आपका विस्फोटी तारा है, अति महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक जिसने ये खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है एक वलयाकार पथ पे चक्कर लगाती है, यह बात किस वैज्ञानिक ने कहा था? कोपरनिकस। और सभी अपने कक्षा में अपने वृत्तीय गति से घूमते, यह बात केपलर ने बोला था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कोपरनिकस और केपलर ये दोनों आपको यहाँ पे। और सूर्य केंद्रीय जो सिद्धांत दिया है, सूर्य जो केंद्र में है सौरमंडल के, तो वो भी आपका कोपरनिकस ने ही बोला था। और सभी ग्रह अपने कक्षा में परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों, यह बात केपलर ने बोला था। ठीक है, हाइड्रोफाइट किसको कहा जाता है? हाइड्रोफाइट जो जलीय पौधे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? आपका हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ठीक है, जलीय पौधों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है जो कि मरुस्थल में होता है? ठीक है, तो इसमें से जो पौधा है उसका नाम है आपका ठीक है, इस पौधे का नाम है आपका करील, जो कि मरुस्थल में होता है, मरुद्भिद है। जैसे कैक्टस हो गया उसी प्रकार से क्वा से याद रखिए करील। पर्यावरण के अजैव अवयव कौन है? देखिए पर्यावरण के दो अवयव होते हैं, जैव और अजैव। ये अब इन्वायरमेंट साइंस के कुछ क्वेश्चन है, जैसे वनस्पति हो गया वो जैव अवयव है, जानवर जैव है, लेकिन वायु क्या है? अजैव अवयव है। ठीक है,
भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये अति महत्वपूर्ण है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सी जीव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, जैव मंडल रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है, उसके बाद है आपका राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पतिक उद्यान। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए आपको याद कीजिए, हमने बताया था बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल जो रिजर्व है वही आपका विविधता के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, अच्छे से हमने बताया था। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, शांत घाटी, कश्मीर में, सुरमा घाटी में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, देखिए ये ऑप्शन पे भी वेरी करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसके अनुसार जो आपका केरल का जो है साइलेंट वैली है, ठीक है, केरल का, वहां पे सबसे ज्यादा यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। भारत में जैव विविधता के जो हॉट स्पॉट जिसको बोलते हैं ताप स्थल कौन से हैं, तो देखिए हिमालय का पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, ठीक है, उसके बाद है आपका पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। तो हॉट स्पॉट में आपके जो है पूर्वी हिमालय व पश्चिम घाट आएगा, पूर्वी हिमालय तथा जो पश्चिम घाट है, पूर्वी हिमालय का भाग और आपका पश्चिम घाट, जैसे हमने भारत का नक्शा बताया था, तो ये जो आपका पश्चिम घाट है इधर, और इधर हिमालय का जो पूर्वी पार्ट है, पूर्वी पार्ट जैसे जो सिक्किम अरुणाचल प्रदेश की तरफ होगा, ठीक है, वो वाला पार्ट, ठीक है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है, जो ये समृद्धि है यानी बहुत ज्यादा जैव विविधता है, उसके क्या कारण है, यहाँ अधिक वर्षा और प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देता है, यह विभिन्न जैव भौगोलिक प्रदेशों का संगम है, या मनुष्य का कम हस्तक्षेप है। तो इसका सबसे जो एग्जैक्ट आंसर है यहाँ पे क्या है कि ये विभिन्न जैव भौगोलिक प्रदेशों का क्या है, संगम है, पहाड़ी एरिया है, वर्षा ज्यादा होता है, ठीक है, तो इस कारण से वहां पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो यह विभिन्न जैव भौगोलिक प्रदेशों का संगम है। फास्फोरस के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार कीजिए, जो कि गलत कथन है, ठीक है, गलत को खोजें। फास्फोरस अनेक प्राणियों को कवच, अस्थि, दांत आदि बनने में सहायक, बिल्कुल, कैल्शियम और फास्फोरस से ही आपके कवच बनते हैं, हड्डी का जो आपके शरीर में निर्माण होता है वो किससे होता है, फास्फोरस से ही होता है, ये सही है। प्राकृतिक चट्टानों में फास्फोरस किसी भी रूप में नहीं पाए जाते हैं, ये गलत है आपका। फास्फोरस चक्र को अवसादी चक्र में शामिल किया जाता है, ये भी सही है आपका। ये क्या है, असत्य है कि प्राकृतिक चट्टानों में फास्फोरस किसी भी रूप में नहीं पाया जाता, ये गलत है, उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पूछ रहा था असत्य कथन पे विचार कीजिए, तो इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, तो वो भू रासायनिक चक्र कहलाता है। जो पारिस्थितिक तंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भू रासायनिक चक्र कहलाता है। सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो सौर विकिरण जो है जल चक्र में आपको पता ही, सूर्य नहीं होगा तो वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, तो जल चक्र में ये प्रमुख भूमिका निभाता है। तो सौर विकिरण का सबसे प्रमुख भूमिका क्या होता है आपका, तो जल चक्र में। विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता ही है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। निम्न में से किस एक संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, तो गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के हेलो का प्रयोग। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है संबंधित, तो देखिए वातानुकूलन, जब एसी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर्यावरण को आप जो है विनाश कर रहे होते, ठीक है, क्योंकि आप तो खुद एसी, लेकिन बाहर आपका जो है गर्म निकलता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको जो है पर्यावरण सुरक्षा यहाँ पे खतरे में होता है। कागज का जब आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, ज्यादा प्रयोग करेंगे तो कागज किससे होता है, तो घास से, और घास किससे होगा, ठीक है, तो घास पेड़ पौधे के काटने से, पेड़ पौधे से घास का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं जो है, कई बार हम लोग बात करते हैं कि प्लास्टिक को बंद कर देना चाहिए, यानी आप पेपर का यूज करते हैं, फिर आप ये सोचिए जब आप पेपर का यूज कीजिएगा तो पेपर भी तो घास से बनता है, और जब घास से बनेगा तो घास को आपको काटना पड़ेगा, तो वो भी आपके जो प्रकृति का असंतुलन को पैदा करता है, ठीक है। तो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे पे कह सकते हैं कि परेशानी करते हैं, ठीक है। तो गरीबी कम करना यहाँ पे आपका पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन से पर्यावरण के प्रति क्या हो, मैत्रीपूर्ण, ठीक है। इको मार्क किसको दिया जाता है, जो पर्यावरण के प्रति क्या हो, मैत्रीपूर्ण हो, जो कि पर्यावरण से जिसका कोई भी हानि नहीं होता उसको। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किस देश ने तैयार किया है, प्रारंभ किया है, तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो ग्रीन आर्मी है
वो किसने तैयार किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को तैयार किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कथन को चुनिए। ये देखिए अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। शुद्ध बोरोन रवेदार काले रंग का चमकीला होता है। अब इसके लिए आपको पूरा जो है केमिस्ट्री पढ़ना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपको टफ लगे तो उस स्थिति में आप जो है क्वेश्चन को एस्केप कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। निगेटिव लेने से अच्छा है कि छोड़ दीजिएगा। जब आपको 50-50 संभावना होगा एग्जाम में तभी आप रिस्क लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध बोरोन रवेदार काले एवं चमकीला होता है। सही है, बोरोन का उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तनों को सशक्त करने के लिए होता है, ये भी सही है। और बोरोन जो है कुल भाग का जो है पूरे पृथ्वी पर 0.01% होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक या ऑप्शन होगा उपरोक्त में से सभी, तो वो मार देंगे। सिलिकॉन के खोजकर्ता कौन है? तो ये सब आपको पता होगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अर्धचालक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका खोज किसने किया था? सिलिकॉन। और भारत में आपको पता होगा सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली आपको बेंगलोर कर्नाटक में है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे आईसी चिप बनाए जाते हैं जो कि कंप्यूटर में उसका प्रयोग होता है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इसीलिए उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो वर्जीलियस ने किया था, जेके वर्जीलियस ने जो है आपका सिलिकॉन का खोज किया था। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? जो फाइबर ग्लास होता है उसको विद्युत रोधी बनाने के लिए उसमें क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें खास करके बोरोन मिलाया जाता है, जिससे कि वह विद्युत रोधी हो जाता है। प्लूटोनियम 241 बिस्मथ 209 तक अल्फा व बीटा कण उत्सर्जित होंगे। कितना अल्फा और कितना बीटा कण यहाँ पे उत्सर्जित होते हैं? तो ये सब देखिए क्वेश्चन बहुत डीपली क्वेश्चंस जानबूझ करके दिए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ना भी पड़ेगा, जैसे ये सब क्वेश्चन है तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो छोड़ देंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ना भी पड़ेगा वहां भी। ऐसे इसका आंसर है 9 अल्फा एवं 6 बीटा। ठीक है, इसमें आपका 9 अल्फा है, इसमें 6 बीटा है। आवर्त में कितने परमाणु क्रमांक वाले तत्व रेडियो सक्रियता गुण प्रदर्शित करते हैं? अति महत्वपूर्ण है। कहां से कितना से अधिक वाला जो तत्व होगा वो रेडियो सक्रिय हो जाता है। पीरियोडिक टेबल में एक नंबर ऑफ संख्या है, उसके बाद अगर जिसकी परमाणु संख्या है वो स्वाभाविक सी बात है वो क्या हो जाएगा? रेडियो सक्रिय मटेरियल ही होगा। ठीक है, तो वो है 83। 83 से जो भी अधिक हो जिसकी परमाणु संख्या होगा वो आपके रेडियो सक्रिय एलिमेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज देखिए, ये कई बार आप लोग जो है रेडियो एक्टिविटी में मैडम क्यूरी को मार देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके जो खोज करता है हेनरी बेकवेरेल। ठीक है, याद रखिएगा, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज जो है हेनरी बेकवेरेल ने किया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म मतलब जैसे पेड़ पौधा या जीव जंतु से नहीं है, तो कोयला तो जीवाश्म ईंधन है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका पेट्रोलियम, ये भी जीवाश्म ईंधन है। लेकिन नाइट्रोजन क्या जीवाश्म ईंधन है? नहीं है। नाइट्रोजन क्या है? तो जीवाश्म ईंधन आपका नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस एक का ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाएगा? तो चारकोल प्राकृतिक गैस ये खूब प्रदूषण करेगा। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन जो है, इसीलिए तो अब जो है बात किया जाता है कि हाइड्रोजन चलित जो भी इंजन बनाए जाएंगे जिससे कि आपका कम से कम पर्यावरण प्रदूषण हो। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि किस इनमें से किस ईंधन के प्रयोग से जो है न्यूनतम प्रदूषण फैलेगा? तो हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा आंसर? हाइड्रोजन। ठीक, एक अच्छे ईंधन की क्या आवश्यक शर्तें होती है? उसका उसमें मान उच्च होता है, बिल्कुल सही है। उसे सरलता से दहनशील होना चाहिए, ये भी सही है। उनका ज्वलनताप उपयुक्त होना चाहिए, ये तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक या उपरोक्त सभी, जो भी हो ऑप्शन। पेट्रोल का शोधन किस विधि से किया जाता है? मतलब पेट्रोलियम जो आप देखते होंगे जो आपका शोधन किया जाता है वह किस विधि से किया जाता है? तो उस विधि का नाम है आपका प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, किस विधि से किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि से आपका पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। अब जिस सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ठीक है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित? नहीं, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा वो नामित थे। जो सदस्य थे वो जो गए थे संविधान सभा में, वो कहां से गए थे? उनका वोटिंग नहीं हुआ था, बल्कि वो विभिन्न जो प्रांत में विधानसभा उस समय, जैसे बिहार में भी 1946 में विधानसभा का गठन हुआ था, तो उसके सदस्य गए थे। जैसे 39 सदस्य बिहार से गए थे, तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा
नामित किए गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण आपके लिए पॉलिटी का हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो ये अति महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम जो है स्वराज पार्टी ने रखा था, जिसके संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित नेहरू के पिताजी थे, तो याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन, तो प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर दूसरे दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी बनाया गया था। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, चूंकि भारत जो है अपना निर्णय स्वयं लेता है और जनता में ही है। क्योंकि संविधान का प्रस्तावना प्रारंभ किससे होती है? हम भारत के लोग। आप पढ़ते होंगे प्रस्तावना, क्या बोलते हैं? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसीलिए जो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है वो संविधान के प्रस्तावना में प्रारंभ होता है। तो किससे होता है? भारत का जो प्रस्तावना है संविधान का, तो हम भारत के लोग। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो सबसे ज्यादा जो है आपको लोकतंत्र का जो आपका आदर्श है वो आपके प्रस्तावना में ही सबसे ज्यादा आपको दिखेगा। और ये भारतीय संविधान का क्या है? सार भी है। इसीलिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता है? आपको पता होगा प्रेस की स्वतंत्रता 19वां क्या करता है आपको? प्रेस की स्वतंत्रता 19वां नहीं है तो आप 19 मार सकते हैं, अनुच्छेद 19। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो देखिए यहां पर है, तो देखिए प्रेस की स्वतंत्रता जो है भाषण की, देखिए वहां पे लिखा हुआ शब्द नहीं है प्रेस की स्वतंत्रता, लेकिन जो आप अभिव्यक्ति की आजादी है, भाषण की जो स्वतंत्रता, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं? आपको पता ही मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। बोलने का अधिकार, हड़ताल पे जाने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं? तो बोलने की आजादी है, किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय कर, लेकिन हड़ताल पर जाने का आपका अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, आपका अधिकार है विधिक अधिकार, लेकिन मौलिक अधिकार में नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार तो 6 ही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, तो किस भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। वो 1 वर्ष से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? तो आपको बताया था पिछले ही क्लास में 2 बार होनी चाहिए। देखिए सारा क्वेश्चन सब उसी टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाए। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? वो है संविधान संशोधन विधेयक। दोनों सदन में पारित होगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे, तभी जाके वह संविधान संशोधन होता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, संसदों का वेतन का निर्णय जो सांसद होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं सांसद, उनका वेतन संसद में ही निर्धारित हो जाता है, इसमें कोई आपका विरोध नहीं करेगा। संसद के कुल सदस्यों का कितना जो वैधानिक चैम्बर बुलाने के लिए कोरम चाहिए? 1/10। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म के द्वारा, अनुवांशिकता के आधार पर, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप ही बताइए। 110 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, अनुरोध के द्वारा नहीं। आप कितना भी अनुरोध कीजिएगा उससे नहीं मतलब है। जन्म होना चाहिए, अनुवांशिकता होना चाहिए या पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कम से कम 6 वर्ष वो रहते हैं तब उनको मिलता है, अनुरोध के आधार पर नहीं मिलेगा। ऐसे हो तो सब अनुरोध करने लगे। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? जो कि नागरिकता प्राप्त के जो शर्त बनाता है वो कौन है आपका? तो वो आपके राष्ट्रपति हैं, जो कि नागरिकता से संबंधित शर्त को बनाते हैं। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा। अभी नागरिकता से रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्योंकि सीमा हैदर मामला अभी चल रहा है मीडिया में। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? जो विदेशी विनिमय है तो ये भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारतीय रिजर्व बैंक ही जो है विदेशी मुद्रा जो है उसका संचय और रखरखाव करती है। ठीक है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना, जो स्वाभिमान योजना है याद रखिएगा वो क्या चीज से संबंधित है? तो स्वाभिमान योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग से। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है?
तो जितना भी भारत में विद्युत उत्पादित होता है उसमें ये परमाणु नहीं होना चाहिए, इसमें जल शक्ति होना चाहिए। नहीं, जल शक्ति नहीं, क्या बोलते हैं, कोयला, कोयला पे आधारित बिजली जो है ये होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें 67% है, 67% है आपका जो है कोयला से आधारित जो बिजली है, परमाणु शक्ति, ये गलत क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन को गलत कीजिएगा। ठीक है, तो कोयला आधारित जो शक्ति का भाग है वो 67% है, तो वो आपका परमाणु का नहीं है, वो आपका किसका है, तो कोयला आधारित है। ठीक है, बिजली जो तैयार होता है भारत में लिग्नाइट का, ठीक है, जिसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, ये हमने जब खनिज बताया था तो उस समय भी चर्चा किया था कि सबसे ज्यादा जो भूरा कोयला है वो तमिलनाडु राज्य में है, जिसको लिग्नाइट कहा जाता है। कुंडन कुलम, ये आपका क्या, कुंडन कुलम जो है आपका नाभिकीय रिएक्टर है, कहाँ पे है, कुंडन कुलम जो है आपका कहाँ पे है, तो तमिलनाडु, ये आपका जो तमिलनाडु में है, कुंडम कुलम कहाँ पे है, तमिलनाडु में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। काकरापार जैसे गुजरात में है, रावत भाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये सब कई बार आपके जो ये क्या बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तरल स्वर्ण किसको कहा जाता है, तो जो कि पेट्रोलियम को तरल स्वर्ण कहा जाता है, तैरता हुआ सोना यानी लिक्विड गोल्ड किसको कहा जाएगा, तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, उसकी महंगाई जानते हैं इसीलिए। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर किस योजना को प्राप्त हुई थी, तो 10वीं में सबसे ज्यादा समृद्धि हुआ था, ये हमने आपको बताया भी था। नेहरू महालनोबिस विकास युक्ति में से किस पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार क्रियान्वित किया गया था, तो नेहरू और महालनोबिस जो कि औद्योगिक क्रांति मतलब भारी उद्योग के लिए था, आपको याद होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, प्रथम ये भी सही है, तीसरा जो है ये आपका सही नहीं है, क्योंकि 66 से 69 आपको पता है योजना अवकाश था, इसलिए ये सही नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने आपका जो है टोटल कितना क्वेश्चन कर दिया, तो इधर 80 क्वेश्चन हमने आपको कर दिया। ठीक है, अब हम लोग जो है तेजी से जो है मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग किए भी होंगे, जो कोई क्वेश्चन में अगर एरर होगा, मिस्टेक होगा, तो आप देख पा रहे होंगे तो उसको अपना सुधार लीजिएगा, एक आध जगह मिस्टेक है थोड़ा बहुत तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्या अब आगे बढ़े, क्या आप लोग तैयार है, रेडी हैं देखने के लिए? देखिए, लगातार जो भी आपको टेस्ट लिया गया उसका सारा सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन अगर आप 15 टेस्ट का अगर देख लेते हैं, जितना भी टेस्ट हमने लिया है, तो कम से कम क्वेश्चन आएंगे, तो मुझे लगता है कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके टेस्ट से लड़ जाएंगे। ठीक है, जितना भी टेस्ट दे लेते हैं, और बाद बाकी जो है आप लोग का पढ़ा हुआ होगा, इसी बात नहीं है कि आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, थ्योरी पार्ट में आपने कर रखा होगा। ठीक है, तो टेस्ट भी हमने कम नहीं लिया है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 20 अप्रैल 1788 को कौन सा दिन था, तो हमने आपको जो है निकालना बताया था। ठीक है, अब देखिए 20 अप्रैल 1788 को निकालना है, तो देखिए ये थोड़ा कठिन काम हो जाता है, निकालना इतना आसान काम नहीं है। आपको जब हमने थ्योरी भी बताया था, तो या तो वो ट्रिक, तो अब बताइए किनको किनको ट्रिक याद है, उस समय तो बहुत बोल रहे थे कि ट्रिक से हम बना लेंगे, आसानी से बना लेंगे, तो अब बताइए कि कितने लोग जो है ट्रिक से अभी बना पाएंगे ईमानदारी से। ठीक है, सर दूसरे किसी के टेस्ट में बहुत टफ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा वो तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, टफ आ रहा है कि मेरा वाला आ रहा है, तो मेरा वाला भी आसान नहीं है। ठीक है, आपको लगता होगा क्योंकि हमने मेहनत किया है। ठीक है, तो आसान कुछ भी नहीं है, जान लीजिए। और जो हमने पढ़ाया है आपको, आपको लगेगा कि सर अपना जो है बोल रहे हैं। ठीक है, जो हमने आपको पढ़ाया है
वो बहुत ही सफिशियंट पढ़ाया है, ठीक है। एक सेकंड, इसलिए भरोसा कीजिए, ठीक। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, भरोसा कीजिए, भरोसा करके ही आपने हमसे जुड़े, क्योंकि ना ही हमने कोई खास एडवर्टाइज या किसी को हमने बोला, आप लोग डायरेक्ट वीडियो देखे होंगे तभी आप लोग जुड़े हैं। और उम्मीद करते हैं जो हमने आपको पढ़ाया है सारा वीडियो अगर आपने देखा होगा, क्योंकि मुझे भी बीपीएससी का एक लंबा एक्सपीरियंस है और हमने भी कई बार प्री मेंस इंटरव्यू दे रखा है, तो मुझे पता है कि बीपीएससी किस तरह के क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन का सेट बना दूं तो ऐसा नहीं है कि टफ बना देने से वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। क्वेश्चन जो आपके इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप इजी टू मॉडरेट में अच्छा स्कोर कर लेते तो वहां भी कर लीजिएगा। टफ क्वेश्चन से आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आपको जो हमने बताया है एज ए प्रशासनिक अधिकारी के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बीडीओ सीओ का जो एग्जाम होता है, जो बनने के लिए जो होता है आपका प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए, उस लेवल में जाकर के हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। चलिए, तो इसको बनाने के लिए हमने बोला था आपको कितना कितना ऑड डे होता है, तो हमने बताया था आपका 1600 को पहले लिखिएगा, फिर 100 हो गया, 1700 पुर गया। अब 88वां चल रहा है तो हम लोग 87 में देखेंगे 87 में कितना ऑड डे होता है। तो 100 वर्ष में हमने आपको बोला था 5 ऑड डे होता है 100 में। 200 में आपका हमने बोला 2 घटाते जाइए 3 होता है। 300 में हमने बोला आपका कितना होता है, 2 घटाइए 1 होता है। और 400 में हमने बोला था आपको 0 ऑड डे होता है, ठीक है। 88 चल रहा है तो हम लोग यहाँ 87 को कर लेंगे। 87 में कितने लीप वर्ष हैं, तो 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 कट गया, 7 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 3 शेष बच गया, यानी आपके 21 क्या है यहाँ पे लीप वर्ष हो जाएंगे। तो 21 इसके लीप वर्ष का जो है दुगुना जितना होता है वो उसका ऑड डे होता है, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं। तो 2 लीप वर्ष में 21 लीप वर्ष में आपके क्या हो गए 42 ऑड डे हो गए। और साधारण वर्ष अब घटा लीजिए, तो 87 में से आपका 21 वर्ष घट जाएगा, तो बाद बाकी जो वर्ष हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 2 गया 6। तो ये क्या हो गए आपके साधारण वर्ष हो गए। तो एक साधारण वर्ष में एक ऑड डे, तो 66 में 66 हो गया। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहां पर, तो 1788 में। अब अप्रैल में देखना है, तो जनवरी में आपका 31 दिन का होता है। फरवरी अब देख लेते 1788 लीप वर्ष भी है क्या, 4 से भाग दे दिए, 4 चौका 16, 1 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो देखिए 4 चौक 16 1 बच गया, तो 4 चौक 16 2 बच गया, 4 सत्ते 28, यानी ये लीप वर्ष आ गया, तो 29 दिन का हो गया, ठीक है। फिर मार्च आपका कितने का हो जाता है, तो आपका ये 31 दिन का हो जाता है। और अप्रैल तो आपका 20 है ही, ठीक है। अब आप पहुंच चुके हैं। अब देखिए 1600 में हमने बताया था ऑड डे कितना होता है, 400 के गुणक में 0 हो जाएगा। 100 में कितना हो गया ऑड डे, 5 हो गया। 100 में कितना हो गया ऑड डे, हमने लिखा 5, ठीक है। और इधर तो हमने ऑड डे ही लिखा है 42 प्लस 66 प्लस, अगर आप इसको जोड़ना चाहते जोड़ लीजिए, नहीं तो हम ये सब में ऑड डे निकाल के भी जोड़ सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए हम जोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो 0 1 1 हो गया, 1 9 1 10 10 1 11 का 1 हो गया, बाकी 1 2 1 3 3 3 6 2 8 3 11, 111 इधर हो गया, ठीक है। ये डे को जोड़ देते हैं। और हमने आपको बताया था केवल 7 से भाग देते हैं जब 7 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अब या तो टोटल में 7 से भाग दीजिए, या तो आप अलग अलग निकाल के 7 से भाग दीजिए, बात बराबर है। यहां पे देखिए सबको जोड़िए, यहाँ पे 111 66 42। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर पूछ देगा तो आपको इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। 6 1 7 2 9 5 14 का 4 बाकी 1 1 1 2 6 8 4 12 का 2 बाकी 1 1 1 2 224 हो गया। अब 224 को हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। अब देखिए 7 21 और 7 दूनी 14, यानी शेषफल क्या आ गया 0। और जब 0 और डे आ जाए तो उसका मतलब है उस दिन रविवार था। 0 फॉर रविवार हमने बोला था, 1 फॉर सोमवार, उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा।
बताया था हमने। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर रविवार हो जाएगा। ठीक है, तो कैलेंडर को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लीजिए। उम्मीद करते हैं हमको कि कैलेंडर का एक क्वेश्चन बीपीएससी आपको दे सकता है। क्लॉक और कैलेंडर बीपीएससी पूछता है तो पूछ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हो तो प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको 12 में से बस घटा देंगे। 12 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हो गया, 6। तो प्रतिबिंब में क्या बज रहा होगा, तो 6 बज रहा होगा। बस यही काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेटवर्क क्या लिखा गया है, तो NETWORK, नेटवर्क को क्या लिख दिया है, कंप्यूट, सॉरी यहां पे लिखा है। ठीक है, फिर से मैं, यहाँ मिस्टेक हो गया था। ठीक है, फिर से मैं इसको रेड से लिखता हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पे है आपका नेटवर्क, आप लोग बनाए होंगे। नेटवर्क को क्या लिखा गया है, JQNWSDM। ठीक है, तो गौर कीजिए यहाँ पे JKNMED आपको मिल रहा है ना। आप गौर कीजिए, N का पोजीशन 14, E का 5, T का 20, W का TUVW का हो जाता है आपका 23, O का 15 याद करवाया था, याद कीजिए। R का 18, K का 11। अब देखिए M का क्या होता है, 13। ठीक है, D का क्या होता है, 4। S का क्या हो जाता है, 19। W का 23। N का कितना होता है, 14। Q का 17, J का 10। अब गौर कीजिए, 14 से एक गया 13, 5 में से एक गया 4, यानी फिर 20 में से एक गया 19। बीच वाले को रहने दिया वही पोजीशन पे, बाद बाकी को आपको इसने चेंज कर दिया। आप भी वही कीजिए, कंप्यूट को लिखिए COMPUTE। ठीक है, कंप्यूट। अब देखिए 3 इधर 3 इधर। ठीक है, ये बीच वाले को वैसे ही रहने देगा। ठीक है, बीच वाले का पोजीशन को चेंज नहीं किया है। ठीक है, बाद बाकी का क्या किया, एक एक घटाया। जैसे ये N था तो एक घटाया, तो C है तो यहाँ लास्ट में B हो जाएगा। O है, N के बाद होता है वो, N हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद M है, L हो जाएगा। अब देखिए ये P को रहने दिया, अब उसके बाद देखिए ये रहने दिया। अब यहां से किया है, क्या किया है, देखिए इधर क्या किया है। अच्छा, ये आगे में आप देखिए, ये आपका 11 का 10 सबसे पहले आ जाइए। तो ये 11 का 10 किया तो E का क्या हो जाएगा आपका D, T का S, U का T। तो देखिए DSTPLNB आ गया, DSTPLNB। तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपने बी मारा होगा वो आपका सही हो गया होगा, DSTPLNB। ठीक है, और हम बता देते हैं जो हमारे टेस्ट में 60 प्लस ईमानदारी से नंबर लाए हैं उनका रिजल्ट मैं बता रहा हूं 100% आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, बशर्ते ईमानदारी से, जो लोग 60 प्लस में ईमानदारी से ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रताप का तो आपको पता ही है, P का 16 होता है, तो ये कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट जो है उसका सबका जो पोजीशन है वो लिख दिया है। तो आप भी लिख दीजिए, P का जैसे ये 16 होता है, R का 18 होता है, बस 2 डिजिट में लिखा है। A का 1 होता है तो 01 लिखा, आप वही कीजिए, नवीन को लिख दीजिए। N का कितना होता है, 14, 01, 22, 09, 14। ये देखिए किधर दिख रहा है, 14, 01, 22, 09, 14। आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, मारिए ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपको बताया हुआ ही है। क्या होगा आंसर, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए। ठीक है, हाँ, अगर आपको याद है कि कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि
कम वाले अच्छे से पढ़िए, ठीक है, मेहनत कीजिए, अभी टाइम है। और जिनको मेरा सेट आसान लग रहा है, ईमानदारी से सही बोल रहे हैं, जिनको मेरा सेट आसान लग रहा है तो बीपीएससी का सेट आपको और भी आसान लगने वाला है, ठीक है। चलिए, मेडिक आपको ये भी हमने बताया था कैसे बनाते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन हमने बता रखा है, मन नहीं कर रहा है आप लोग को फिर से ये सब बताएं, लेकिन बहुत लोग बाद में जुड़े हैं और वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे हैं। हमने तो टेस्ट सीरीज जो टेस्ट सॉल्यूशन है अभी तक वीडियो पूर्ण डाला नहीं है, कोई भी वीडियो, ठीक है। चलिए, हमने बोला था क्या करना है इस केस में, अल्फाबेट पढ़ना है। MNOPQRST मिला नहीं मिला? EFGHIJK कोई पोजीशन मिल रहा नहीं मिला? DEFGHI नहीं मिला? ILMNO नहीं मिला? OPQR नहीं मिला? CD नहीं, CDE मिल गया। CDE उसी पोजीशन पे है, RS नहीं। अब देखिए इधर से देखें बैकवर्ड डायरेक्शन, EFGHI ये भी मिल गया, उसी पोजीशन पे है जो अल्फाबेट में बीच में गैप है। IJKL नहीं मिला, RSTUVWX नहीं मिल रहा है, CDEFG नहीं, OPQR नहीं, IJKL नहीं, DE फिर ये मिल गया, ये क्या मिल गया आपका DE, ठीक है। उसके बाद नहीं मिलेगा, तो एक हो गया, ये एक हो गया 2, एक हो गया 3, तो 3 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। कैसे बनाए आपने देखा। अब देखिए इससे कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, ये तो उन्हीं को बनेगा जो कि वर्ड को जानते होंगे, ठीक है। कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, ये जो है सार्थक शब्द जिसका कोई मीनिंग निकलेगा KEAB। अब आप लोग बताइए कौन कौन सा शब्द इससे बन सकता है। बनाइए आप लोग, कौन कौन सा शब्द बन सकता है। बेक, बिक, लेकिन उसका मीनिंग निकलना चाहिए। बिल्कुल 2 शब्द बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स वाई का भाई है। देखिए इसको बनाने के लिए हमने बोला था ट्री स्ट्रक्चर बनाइए, एक्स वाई का क्या है भाई है, तो इसलिए प्लस कर दिए। वाई जेड की पत्नी है, वाई क्या है, वाई किसकी पत्नी है, जेड की पत्नी है, तो ये प्लस हो गया जेड। ये दोनों के बीच में पति पत्नी, पति पत्नी का रिलेशन है, लिख देते हैं, नहीं तो आप भाई बहन समझ आइए, ये दोनों के बीच में भाई बहन का रिलेशन है, ठीक है। अब है डब्लू जेड का भाई है, डब्लू किसका भाई है, जेड का भाई है। डब्लू का एक्स के साथ क्या संबंध है, तो डब्लू का एक्स के साथ, तो एक्स का कौन है, तो जीजा का भाई, जीजा, जीजा का भाई क्या होता है, जीजा ही कहते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जीजा हो जाएगा, ठीक है। जीजा का भाई क्या होगा, जीजा ही होगा। यह मेरे माँ की पति, उसका बाप की पत्नी है, उसकी माँ हो गई। अरुण उस लड़की का कौन है, तो अरुण उस लड़की का पुत्र है, और लड़की कौन है, उसकी माँ है, आंसर क्या हो गया पुत्र, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग से बन गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मिस्टेक एक पंक्ति में आ जाए, पीछे से 30वां है तो आगे से उसका स्थान क्या होगा, ठीक है। ये आपका जो है ये आप निकाल नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे तो उपयुक्त में से कोई नहीं मान दीजिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आप लोग नहीं बनाए होंगे, उम्मीद करते बना लिए होंगे। ये सब आप ग्रेटर लेस देन का प्रयोग करके बनाना था। रोशन जो है हार्दिक से लंबा है, रोशन जो है हार्दिक से लंबा है, हार्दिक से लंबा रोशन को बना दिए। हार्दिक सुशील से छोटा है, हार्दिक जो है सुशील से छोटा है, यानी सुशील जो है हार्दिक से बड़ा है, तो यहाँ ऑब्लिक देके बना दिए फिलहाल। रोशन हार्दिक से लंबा है, रोशन हार्दिक से लंबा बना दिए। हार्दिक सुशील से छोटा है,
तो ये सुशील भी उससे बड़ा हो गया। नीजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। नीजा हैरी से लंबी है, नीजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। सुशील रोशन से छोटा है। सुशील जो है, अब यहाँ पे क्लियर कर दिया, सुशील रोशन से छोटा है, तो रोशन पहले हो गया और उसके बाद सुशील हो गया, उसके बाद ये सारे हो गए, हार्दिक, निंजा, हैली। बताए सबसे लंबा कौन है, तो रोशन है। सबसे लंबा कौन है, रोशन है। यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग बना लिए होंगे। अब देखिए, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं, तो इसमें हमने बताया था राइट, दाया मुड़ा। शुरुआत में उसका मुंह है पश्चिम, वो केवल लिख लेंगे। दाएं मुड़ा राइट, 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा लिख लिए। अब देखिए 2 बार राइट राइट लिया, तो यानी वो 180 डिग्री लिया। 180 डिग्री में हम क्या बोलते हैं, विपरीत दिशा में चला जाएगा। तो पश्चिम है शुरुआत में, तो पूरब हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन हमने डायरेक्शन में अच्छे से बता रखा है, आप लोग बना भी लिए होंगे, उम्मीद करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। अब देखिए सूर्यास्त और सूर्योदय वाला अच्छे से हमने बता दिया था। सूर्यास्त का समय है, राम और मोहन एक चौक पे खड़े होकर बात कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं यानी खुद के दाएं बना, दाया बना, तो क्या बोल रहा है, सूर्यास्त का समय है, तो इसका मुंह उत्तर की ओर होगा, ठीक है। मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं, तो इसके खुद दाएं बना है, तो मोहन का डायरेक्शन उत्तर हो गया, क्योंकि हमने बोला था सूर्यास्त के समय उत्तर तभी बनेगा जब दाया होगा, ठीक है। तो राम का चेहरा तो उसके विपरीत होगा, तो राम का उत्तर है, मोहन का उत्तर है, तो इसका दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका दक्षिण हो जाएगा। समझे कैसे हमने बताया, एक बस याद रखिएगा, दो फॉर दक्षिण, दो फॉर दाया। और ये आपका कब का है, तो सूर्योदय के समय, ठीक है। तो हमने बोला जब देखिए मोहन की परछाई राम के बाएं पर, तो राम का जब बाएं है, राम के बाएं है, तो मोहन का परछाई मोहन के ठीक दाएं बना होगा, उसका उल्टा बनता है। और दाया सूर्यास्त के समय तब बनता है जब उसका मुंह उत्तर की ओर होता है, क्योंकि दाया सूर्योदय के समय बनता है, ठीक है, तब दक्षिण रहता है। तो यह सूर्यास्त का समय है, तो उल्टा बन जाएगा, तो इसका मुख हो गया उत्तर, किसका, तो मोहन का। तो स्वाभाविक सी बात है, राम उसके सामने होगा, तो इसका होगा दक्षिण। ये सब हमने अच्छे से पढ़ा रखा है, आप लोग जाके बनाइए। मुख अभिव्यक्ति, ठीक है, मुख जो है वो अभिव्यक्त करता है, ठीक है, संगीत। संगीत जो होता है धुन, वो क्या कहलाता है, जब संगीत है उसका धुन होता है। अब देखिए FIL DGJ, अब पोजीशन लिखिए, कुछ समझ में नहीं आए पोजीशन लिखिए। 6 है, 9 है और L है 12 है। यहाँ क्या है देखिए, 3-3 का गैप हुआ, 3-3 का गैप हुआ, समझ गए। अब यहाँ देखिए ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, G7 बताए थे हम, और ये आपका J हो गया, यानी 10 हो गया। यहाँ भी 3-3 का गैप है, ठीक है। लेकिन एक बात गौर करने वाली बात यह है कि आपको ये 6 लिया है, तो ये 4 लिया है, 2 घटाया है। तो हम देखते हैं, अगर ये R का होता है 18, तो 16 का लेके देखते हैं हम, ठीक है। तो 16 P का होता है, अब 3-3 जोड़ दीजिए, 3 16 3 19 किसका होता है, ठीक है, किसका हो जाएगा, S का हो जाएगा। अब फिर 22 किसका हो जाएगा, V का हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, PS भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। अब देखिए ये क्या किया है, गौर कीजिए, 4 से 65 कब संबंधित हो, तो स्वाभाविक सी बात है, 4 का क्यू कीजिए कितना होगा, 64, और उसमें 1 जोड़ दिया, 65। अब देखिए 343 किसका क्यू होता है, 344 को हम 343 प्लस 1 लिख सकते हैं, और वो 7 का क्यू होता है, यानी वो वाट की जगह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, 7।
अब इसमें से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, निम्नलिखित में से 4 शब्द दिए गए, 3 परस्पर संबंधित है, जो विजातीय जो अलग है उसको चुनिए। देखिए आदमी, लड़का, लड़की, देखिए ये सब क्या है, मनुष्य जाति जो भी है उसको ये इंडिकेट करता है। लेकिन सिपाही क्या है, एक वर्ग हो गया, ठीक है, तो ये एक अलग चीज होगा, ये सबसे अलग हो गया, तो ये विजातीय हो गया, ठीक है। लड़का, लड़की, आदमी, ये तीनों एक में रख सकते हैं, जबकि सिपाही क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, ये आर्मी हो गया, वो आपके मनुष्य में आ गया, ठीक है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो। अन्य से भिन्न है, तो अब इसमें अन्य से भिन्न के लिए आपको बहुत तरीका से दिमाग लगाना होता है, आखिर क्यों ये अन्य से भिन्न है, ठीक है। अब गौर कीजिए, ये 58 में 8 गया 50, और इसमें कितना गया, 8 गया, 83 में से 8 जाएगा तो 75 हो गया, यहां घटाई तो 3 ही हो, यहाँ पे कितना जाएगा, 49 में से यह 7 जाएगा, तब 42, इसीलिए ये आपका क्या हो गया, भिन्न हो गया। देखिए पी क्यू, क्यू आर के बाद एस हो गया, क्यू का पोजीशन कितना होता है, 17, इसका होता है एस का 19, यू का होता है आपका कितना होता है, टी यू 21, डब्लू का 23, फिर 25, 25 की दो दो ही बढ़ा रहा है ना, इसको 2 बढ़ा दीजिए आप, 23 2 25 किसका होगा, वाई का होगा। तो एक ही ऑप्शन में और भी मिला लीजिए, पी के बाद यहाँ पे पी का 16, ये 18, फिर आपका 20, ये 22, तो 24, 24 किसका होगा, एक्स का। उसी प्रकार से ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17, 17 2 19, 19 2 21 किसका होता है, डब्लू का, सॉरी 23 हो जाएगा, ठीक। यू के बाद 21 के बाद आपका क्या हो गया, 23। तो वाई एक्स डब्लू 2 2 का आपका बढ़ाया है, आपको भी बढ़ा देना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हमने आपको बताया था कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले काउंट कीजिए, इसको लिख लेते हैं। अब देखिए इसको काउंट करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 कैसे होगा, ठीक है, तो 3 6 का 18, 3 3 का ही गैप होगा। तो एक बार गौर करके देखिए, ठीक है, तो बी के बाद जनरली सी है, और बी से पहले जनरली क्या है, बी से पहले ए, ठीक है। तो ये आपका जो है 6 सीरीज में अगर हम बी सी ए डबल ए, हाँ, तो डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी बन तो गया, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी बन गया। तो अब जहां जहां फिल इन द ब्लैंक्स था, ए सी बी ए सी बी ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2। सभी चिड़िया फल है, तो चिड़िया को आपको फल बनाइए, सभी चिड़िया क्या है, फल है, तो सभी चिड़िया फल बना दीजिए। कुछ फल सब्जी है, उसको सब्जी बना दीजिए, कुछ फल को सब्जी बना दीजिए। अब पूछ रहा है कि कुछ चिड़िया सब्जी है, देखिए तो कुछ चिड़िया सब्जी है नहीं कह सकते, गलत। कुछ सब्जी फल है, बिल्कुल, कुछ सब्जी, सब्जी का कुछ पार्ट क्या है, फल है, बिल्कुल ये सही है। तो केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, यहां से केवल 2 निष्कर्ष निकलता है। बाद बाकी ये सब क्वेश्चन आप बना ही लिए होंगे, ये सब हमने आपको करा रखा है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा टाइम हो गया, ठीक है। तो रीजनिंग पूरा कवर कर दिए आपका, बाकी मैथ किसी और दिन भी कर लेंगे। बाकी आप लोग बना लिए होंगे, मैं तरीका आपको बता देता हूँ। ये तो गुना है सिंपली, तो हमने बताया था जो संख्या में जितना 9 से गुना कर उतना शून्य बैठा वही संख्या घटा दीजिए या सिंपल गुना कीजिए, और यहाँ पे आपका 4 आंसर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए,
बटे ए बी कर लीजिए। ठीक है, आप इसको कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस इसको कीजिए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, यही होता है, बटे ए बी कर लीजिए। तो आपका जब काटिएगा तो ये आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सब आपका कट जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी आपका माइनस माइनस कट गया, ये माइनस निकल के बाहर प्लस हो जाएगा, तो 4ab बटे ए बी हो जाएगा। तो ये ए बी कट गया तो 4 बच गया, तो इसका आंसर 4 हो गया। ठीक है, इसको हमने बताया था आपको 625 का, आपका ये 25 हो गया, क्योंकि यहाँ पे नहीं कुछ तो वर्गमूल निकालना है और नहीं कुछ तो ये यहाँ पे घनमूल है, तो 9 का होता है, तो 25 नामा कितना हो गया 225, आंसर हो गया आपका 225। ये भी उसी तरीका से हमने बोला था, जैसे ये आप निकाल सकते हैं इसको, 24 को कैसे निकालते हैं, 2 12 2 छक्का 2 तिया। ठीक है, तो ये 2√6 हो गया, 216 का कीजिएगा तो 6√6 हो जाएगा, 96 का कीजिएगा तो आपका 4√6 हो जाएगा, क्योंकि 96 16 का 4, तो ये हो गया 8√6 बटे 4√6, ये गया तो 4 दूनी 8 हो गया, तो ये 2 हो गया। तो ये सब क्वेश्चन तो हमने करा ही रखा है। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मौसा, तो 4x प्लस 4y इक्वल टू 36, यही है। को पेयर निकालना था तो को प्राइम नंबर। ठीक है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब दो संख्या जोड़िए जिससे 9 भी पूछ जाए, दोनों का मौसा भी 1 हो, तो 1 तो हो गया 1, 1 हो गया 8, 1 हो गया 2, 1 हो गया 7, 3 6 नहीं लेंगे क्योंकि उसका जब मौसा निकालिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया 4, 1 हो गया 5, अब इसका रिपीट ही होगा, तो ये टोटल 3 हो गया। कौन सा संख्या इससे विभाजित होगा, तो एलसीएम निकाल लीजिए, 3 7 9 11 का एलसीएम निकाल लीजिए। अगर वो एलसीएम नहीं है तो उसी के गुणक में कोई होगा वो लिख दीजिए, जो भी सही है। 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु 6:5 था। 4 साल बाद, तो 6 साल पहले 6x बटे 5x मान लेते हैं। ठीक है, तो 6 वर्ष मतलब वर्तमान से 4 साल बाद बोलता है, यानी 6 साल बाद वाला जोड़िए, पहले जो है क्योंकि 6 साल पहले का है मान लिए हैं, तो 6 4 10 वर्ष हो जाएगा, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, अनुपात 11/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप दोनों निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 60x प्लस 100 इक्वल टू 55x प्लस 110, 60 में से 55 गया 5x, 110 में से 100 गया तो 10, x बराबर 2 हो गया। अब पूछ रहा है सुरेश की वर्तमान आयु, तो कमल और सुरेश है, तो सुरेश का 6 साल पहले आयु कितना था 5x, तो 5 दूनी 10 था, तो अभी 10 साल और जोड़ दीजिए, क्योंकि 6 क्या पूछ रहा है सुरेश की वर्तमान, तो वर्तमान में 6 ही जुटेगा। ठीक है, तो 10 6 16 वर्ष हो गया सुरेश की आयु। तो ये सब क्वेश्चन बस आप लोग को हमने करा रखा है, अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हमने आपको वीडियो लेक्चर में सारा करा रखा है। अब देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 500 रुपया में खरीदी, 30% हानि पर बेच दी, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो इसका 70% निकाल दीजिए। एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 500 रुपया में खरीदी, 30% हानि पर बेच दी, तो 500 का जो है 70% निकाल दीजिए, तो कितना में बेचा, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है 350 रुपया। जब कोई वस्तु 44 में बेची गई, उस पर 10% लाभ हुआ, तो लागत कितना था। ठीक है, 110% इक्वल टू बताया था हमने 44 लिख दीजिए, 100% इक्वल टू 44 गुने 100 बटे 110, ये शून्य एक शून्य काट दीजिए, 1 चौक 44, तो खरीदा था 40 रुपया में। एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपया में बेचा गया होता उसको 20% लाभ होता। तो पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेची गई थी, तो 120% इक्वल टू आप पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए 100, तो 100% इक्वल टू 100 गुने 100 बटे 120, 12 पचे 60, 500 रुपया हो गया। 500 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया, 15 पचे 75,
तो 575 रुपया में वो बेचा गया होगा पहले, चूंकि 15% पहले लाभ हुआ, तो 500 का 15% निकालेंगे तो 75 हो गया। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष में अपने 8 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे 3x 8x में बदल गया। तो यहाँ पर ब्याज दर पूछ रहा है, तो यहाँ प्रतिशत, तो दर इक्वल टू क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय होता है। ठीक है, तो ब्याज यहाँ पर कितना बढ़ गया, 5x, क्योंकि 3x से क्या हुआ, 3 वर्ष में, सॉरी टाइम है 3 वर्ष, 3 वर्ष में क्या हो गया, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, यानी x से 8 हो गया। तो ब्याज हो गया आपका 7x गुने 100, मूलधन था x, ठीक है, और समय था 3 वर्ष, काट लीजिए, तो 700 बटे 3, कोई धन चक्रवृद्धि, अच्छा सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उस पे आप बनाइएगा इसको, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज पे, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर टी, इस पे बनाइए, ठीक है। ए आपका हो गया 8 गुना, अमाउंट 8 हो गया, ये आपका 1 या x मान लेते हैं इसको, ये 8x मान लेते हैं, 1 प्लस रेट आपको निकालना है, और ये आपका हो गया 3, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये इधर गया, 8x बटे x इक्वल टू 1 प्लस आर बटे 100 इक्वल टू क्यू, ये गया, तो 2 का क्यू करेंगे इधर, इधर 1 प्लस आर बटे 100 का पावर, ये हो गया, ये गया, ठीक है। तो 2 इक्वल टू, तो 2 माइनस 1 गया, इक्वल टू आर बटे 100, तो 1% हो गया। इस तरीका से आप लोग बना लीजिए होंगे। धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष में वही है, 4 वर्ष में इतना हो जाता है। तो धनराशि क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष के बाद 4500 और 4 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ गया 6750, 2 वर्ष में इसका अंतर, ये सब बता रखे हैं, आप वीडियो देखिएगा सारा मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको अभी कुछ दिन पहले ही हमने बताया था, आयताकार मैदान वाला भी बता ही दिया है। तो आप लोग बना लीजिएगा सारा, ठीक है, और उम्मीद करते हैं सब कुछ बन गया होगा आपका, कोई क्वेश्चन में जान नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। आज इतना ही रहने दें, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो आप लोगों से नहीं बना होगा, सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा दिए। 6 क्वेश्चन तरीका से एक बार और बता, अरे वो शब्द आपको, जब तक आपको पता नहीं होगा कि उसका मीनिंग क्या होगा, BAKE शब्द है, ठीक है, उसको लेकर के आपको शब्द बनाना होगा। जैसे ये बनाए हैं, बेक शब्द बनाए हैं, बिक बनाए हैं, अब उसका आपको देखना होगा कि उसका इंग्लिश में अर्थ होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।